हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फिशरी। स्वागत है आपका ऑनलाइन फिशरी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देख रहे हैं जनरल साइंस के क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि आपके सिर्फ एमपीएमपी के एग्जाम में आए, ये एसएससी के एग्जाम में भी आए हुए हैं। ओके, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट रहेगा कि भैया देखिए, मैंने ये तीसरी वीडियो है, पहला वीडियो डाल दिया है, दूसरा वीडियो डाल दिया है, ये थर्ड वीडियो है आपके लिए जनरल साइंस का। तो इसकी प्लेलिस्ट जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको जाकर एक बार चेकआउट कर लेंगे। सारी पीडीएफ्स जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगी। बाकी बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं डल रही हैं डेली बेसिस पर, आपको इन सभी की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। बाकी नोट्स भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कब की? कमेंट करेंगे, रॉबर्ट हुक ने किसकी मतलब कोशिका की जो है खोज करी थी। तो आपको बताना है कब करी थी। यह करी थी 1665 में। ओके, सबसे छोटी ज्ञात कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी ज्ञात कोशिका है आपकी ऑप्शन डी, पीपीएलओ। ओके, ये जो अगर आपको देखिए, मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं अभी जो है वीडियो जो बना रहा हूँ वो क्विक वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो रिस्पॉन्स दीजिएगा, कमेंट करेंगे और थोड़ा डिटेल में वीडियो भी हम बनाएंगे। ओके, माइक्रोग्राफिक या माइक्रोग्राफिका जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? कमेंट करेंगे। इसके लेखक हैं रॉबर्ट हुक। ओके, जिन्होंने कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया। अगला क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? कमेंट करेंगे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन। ओके, ये श्लीडन व स्वान के द्वारा इसका सिद्धांत दिया गया था। बाकी रॉबर्ट हुक ने इसके बारे में बताया हुआ था। ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है, कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं या हमें ज्ञात हैं? कमेंट करना है, कितनी कोशिका हमें ज्ञात हैं। ओके, तो कोशिकाएं हमें ज्ञात हैं मात्र 3 प्रकार की। ओके, अगला क्वेश्चन, कोशिकाओं का आधे से ज़्यादा भाग किस पदार्थ से निर्मित होता है? वह वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। कमेंट करिएगा। तो आंसर आएगा जल से। किससे? जल से। या फिर हम बोल सकते हैं 70% जो है कोशिकाएं हमारी जल से बनी होती हैं, सेल्स जो हैं। ओके, या फिर हम बात कर सकते हैं हमारा पूरा शरीर जो है 70% से भी ज़्यादा जो है जल से बना हुआ है। अगला, अधिकांश कोशिकाओं का परिणाम प्रदर्शित किया जाता है, किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से करते हैं। ओके, माइक्रोमीटर से करते हैं, या नैनोमीटर से करते हैं, या एंगस्ट्रॉम से करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो आएगा ऑप्शन आएगा डी, एंगस्ट्रॉम के द्वारा। ओके, कोशिकाएं सिद्धांत के अपवाद हैं। अच्छा, कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है? आपको कमेंट करना है। तो ये आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, वायरस। ओके, कोशिका सिद्धांत में एक अपवाद है जिसको कहते हैं वायरस। ओके, अगला है, नवीन कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होता है। यह किसका कथन है? कमेंट करेंगे। यह कथन है आपका ऑप्शन नंबर सी, रुडोल्फ। ओके, रुडोल्फ विचरोफ, या फिर रुडोल्फ ओनली बोल सकते हैं। अगला, गुणसूत्र का निर्माण कोशिका विभाजन की किस अवस्था में होता है? कमेंट करेंगे। तो यह आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ओके, इंटरफेज। अगला क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? तो सबसे पहले किसने बताया था? तो ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लेमिंग के द्वारा बताया गया। अगला क्वेश्चन, कोशिका विभाजन की 4 अवस्थाओं में से छोटी अवस्था क्या है? सबसे छोटी अवस्था क्या है? तो 4 अवस्थाएं आपको लिखी हुई हैं। ये प्रोफेज है, और मेटाफेज है, एनाफेज है, और टीलाफेज है। तो ऑप्शन आएगा एनाफेज जो है सबसे छोटी अवस्था है। अगला क्वेश्चन, गुणसूत्र की संरचना एवं संख्या का अध्ययन किस अवस्था में होता है? गुणसूत्र की संरचना एवं संख्या का अध्ययन जो है किस अवस्था में किया जाता है? तो ये आंसर आएगा ऑप्शन बी, मेटाफेज। ओके, अगला क्वेश्चन, जंतुओं में किस विधि से कोशिका द्रव्य विभाजित होता है? तो आंसर आएगा आपका सी, कोशिका खांचा। ओके, अगला है, सेंट्रोसोम विपरीत ध्रुवों की तरफ गति करना प्रारंभ करता है। किस अवस्था में ये प्रारंभ करता है? कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वह आएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रोफेज इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला है, अलैंगिक जनन में कौन सा विभाजन होता है? अलैंगिक जनन में कौन सा विभाजन होता है? तो यह होता है ऑप्शन नंबर समसूत्री विभाजन। ओके, अगला, अंड जनन की प्रक्रिया के दौरान अर्धसूत्री विभाजन से कितनी अंड कोशिकाओं का निर्माण होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर। तो ये ऑप्शन आएगा डी, 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, शुक्र जनन की या शुक्राणुओं की जनन की प्रक्रिया के दौरान अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात कितने शुक्राणुओं का निर्माण होता है? तो यह होता है ऑप्शन नंबर 4 इज दी
यानी 4 करेक्ट रहेगा। लैंगिक जनन में ऐसी कौन सी प्रक्रिया होती है जिसके कारण हर पीढ़ी में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है? कमेंट कर देंगे कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी रहती है, जल्दी से उत्तर दीजिएगा। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा सी इज दी करेक्ट आंसर, दोनों, यानी कि हमारा ओके धर्मसूत्री विभाजन और निषेचन दोनों के कारण ऐसा होता है। ओके, अमीबिया के द्विखंडन नामक प्रक्रिया होती है। अमीबा में द्विखंडक नामक जो है प्रक्रिया होती है, तो कमेंट करना है इसका आंसर क्या रहेगा। आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन आएगा यह एक प्रकार का जनन है और यह एक प्रकार की असूत्रीय विभाजन भी है। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है 1813 में पादप वर्गीकरण के लिए कर शब्द का उपयोग किसने किया? कमेंट करेंगे। वर्गीकरण जो है इसका जो है शब्द किसने प्रयोग किया? तो यह किया है कैंडॉल ने। किसने? कैंडॉल इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो कार्ल लिनियस ने 1735 में सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक जो है इसमें सिस्टमेटिक जो है शब्द का जो है आधार पर इसको लिखी थी। और आधुनिक युग में ये दोनों शब्द जो है पादप और जंतु वर्गीकरण में प्रयुक्त किए जाते हैं। ओके, इनके बारे में सारी चीज़ें बताई हैं, तो आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है वायुदाब किसने खोजा था? वायुदाब के बारे में किसने कहा था? आप कमेंट करना है। तो यह कहा था ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, एवेंजलिस्टा टोरिकेली। ओके, तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन बी आएगा। और हाँ, एक और चीज़ आपको कि ये देखिए जो साइंटिफिक नेम है अगर उसको प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत मुझे थोड़ी बहुत हो सकती है और हर किसी को होती है। ओके, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहता है कि जो थोड़ी बहुत दिक्कत होती है उस पर ऐसा ना बोले कि भैया ये पढ़ नहीं पा रहे हो, कैसा ना सोचे, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन किसी का भी गलत हो सकता है। ठीक है, अगला है परमाणु विकिरण से आँख की कौन सी बीमारी होती है? परमाणु विकिरण से आँख की जो है कौन सी बीमारी होती है? कमेंट कर देंगे। तो यह होती है ऑप्शन नंबर डी, इसमें से कोई नहीं। मोतियाबिंद भी नहीं होता, ग्लूकोमा भी नहीं होता, रेटिना भी नहीं होता। परमाणु विकिरण से तो कैंसर हो जाता है एकदम से। ओके, अगला क्वेश्चन, डायनामाइट की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? देखिए डायनामाइट जो है मेन उसका जो अगर मांगे कंटेंट जो होता है, मेन तत्व जो होता है उसका, वो होता है ग्लिसरॉल। ओके, ग्लिसरीन। तो ये ग्लिसरॉल जो होता है उसी के कारण ये जो है मोस्ट प्रोबेबल होता है, या फिर हम बोल सकते हैं नाइट्रोग्लिसरीन भी इसे बोल सकते हैं। तो इसका जो मेन जो है हमारे पास आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा। ओके, अगला है, अच्छा आपको अल्फ्रेड नोबल याद है क्या? अल्फ्रेड नोबल जिनके नाम पर जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, उन्हीं ने ही डायनामाइट की जो है क्या करी थी? खोज करी थी। ओके, 75% जो है नाइट्रोग्लिसरीन वाला जो है डायनामाइट प्रबल होता है, और नाइट्रोग्लिसरीन 30 डिग्री से जो कि पर जम जाता है, कि 13 डिग्री पर जम जाता है, और जम जाने पर यह विस्फोटक नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको पता चल गया। ये देखिए यहाँ पर जो लाइन दी है वो बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए 75 डिग्री पर क्या 75% के जो है नाइट्रोग्लिसरीन जो है तो वो अच्छा है। देखिए अगर आपने डायनामाइट को मतलब 13 डिग्री पर लेकर आ गए तो वो फटेगा नहीं कभी। ठीक है, ओके। और डायनामाइट के निर्माण में नाइट्रोग्लिसरीन प्रयुक्त होता है, और नाइट्रोग्लिसरीन आवश्यकता से अधिक सामग्री होती है। ओके, और यहाँ पर डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन की मात्रा 20, 40 और 60, 75% रहती है, कभी 20 रहती है। ओके, 20-40 रहेगा। ओके, डायनामाइट में ये जो है रेशो है, याद रखेंगे। और नाइट्रोग्लिसरीन में स्थान में जो है इसके स्थान पर नाइट्रोग्लिसरीन के स्थान पर ग्लाइकोल का उपयोग अब जो है करने लगे हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका रंग हवा से स्पर्श करने पर प्लेटी हो जाता है? ओके, विच ऑफ फॉलोइंग कलर बिकम ग्रे ऑन टचिंग द एरिया? ग्रे हो जाता है ना। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा हमारा सीसा या लेड आएगा। ओके, अगला है, सीमेंट सामान्यतः किसका मिश्रण होता है? सीमेंट जो होता है सामान्यतः किसका मिश्रण होता है? तो सीमेंट होती है आपके कैल्शियम और एल्यूमिनियम के सिलिकेट। ओके, अगला क्वेश्चन, तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। कैल्शियम, ओके, यहाँ पर देखिए सीमेंट की बात करें तो कैल्शियम के सिलिकेट और एल्यूमिनियम यौगिक का ये मिश्रण होता है, जो कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिका एल्यूमिनियम
ऑक्साइड और लोहा ऑक्साइड से इसका निर्माण होता है। सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर और अतिरिक्त यानी क्ले के मिश्रण को भट्टी में जो है उच्च तापमान पर जलाया जाता है। उसके पश्चात जो है इस प्रक्रिया को जो है हम खंजर या फिर क्लिंकर जो जिप्सम के साथ मिलाकर महीन जो है पीसा जाता है। इस प्रकार की जो अंतिम उत्पाद जो आता है उसे हम क्या कहते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं या पोर्टलैंड सीमेंट। देखिए किसी को नहीं पता है सीमेंट का फुल फॉर्म क्या है तो उसको याद रखेंगे, पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं। ओके, या फिर साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का SPC, ओके, क्या कहते हैं, SPC कहते हैं। ओके, SPS, ओके, ये इस प्रकार कहते हैं तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। ओके, अगला है पोजिट्रॉन की खोज किसने करी। पोजिट्रॉन की खोज किसके द्वारा करी गई, तो पोजिट्रॉन की खोज करी गई थी एंडरसन के द्वारा। ठीक है, अगला है, अच्छा पोजिट्रॉन वगैरह ये सारी चीज़ें हम जो है डिटेल में बात कर लेंगे। बाकी अभी जो है अगर आपको डिटेल में चाहिए तो बिल्कुल बताऊंगा। देखिए अगर हम बात करें, पोजिट्रॉन जो होता है हमेशा जो है बीटा प्लस चिन्ह को प्रदर्शित करता है। इसकी खोज 1932 में कार्ल डी एंडरसन के द्वारा करी गई थी। ओके, अगला क्वेश्चन है, काके बारवियर्स नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। काके बारवियर सॉल्ट ओके डिजीज आर केसेस बाय डिफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। ओके, तो ये किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B1 के कमी से होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, अच्छा बेरी रोग अगर बात करें तो विटामिन B की कमी से होता है। ओके, बेरी अगर रोग का अर्थ अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये देखिए विटामिन B जो है देखिए क्या है, काके बारवियर्स। ओके, ये जो है एक एक्चुअल बेरी रोग का ही नाम है। बेटा ये काके बारवियर्स जो है वो एक्चुअल में क्या है, ये आपके बेरी रोग का ही साइंटिफिक नेम है। ओके, जो कि विटामिन B कमी से होता है। ओके, अगर हम बात करें से पॉलीन्यूराइटिस, ओके, इंडेमिका या हाइड्रोस एस्थमेटिक्स, काके या बारवियर्स जो है इसके अलग अलग नाम हैं। देखिए 4 नाम इसके निकल के आ गए। संसार में जिन क्षेत्रों में चावल मुख्य आहार है उसमें यह रोग विशेष रूप से होता है। ओके, अगला है, किस प्रकार से एक सुई को पानी की सतह पर तैराया जा सकता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको बताना है ये कौन सा नियम है। ओके, तो आंसर जो आएगा पृष्ठ तनाव के कारण। ओके, ड्यू टू सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के कारण जो है कोई भी चीज़ अगर आप ऐसे रखेंगे, बहुत आराम से रखेंगे तो वो सुई जो है पानी की तल पर तैरने लगेगी सरफेस टेंशन की वजह से। अगला है, DNA की रूप चित्र की खोज अंग्रेजी वैज्ञानिक जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा सन 1953 में किया गया। इस खोज के लिए उन्हें कब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कमेंट करें। DNA की खोज करी, इसकी संरचना की खोज करी थी जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा करी गई थी। ओके, इसमें डबल हेलिक्स कर जो है इसमें देखिए पता है आपको, डबल हेलिक्स जो है मॉडल जो है दिया गया था। ओके, ये जो है जेनेटिक्स का, ओके याद रखिएगा, जेनेटिक्स का डबल हेलिक्स जो मॉडल है दिया गया था। ओके, ये जो है ऐसे करके दिया गया था। ठीक है, ओके, तो आंसर बताएंगे ये कब मिला था इनको, 1962 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ओके, एस्केलेटर अधिकतम कितनी ऊंचाई तक कार्य करता है। एस्केलेटर जो है ये कार्य करता है 60 फीट तक। ओके, अगला क्वेश्चन है, ये इसके बारे में बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन, क्या है ग्रीन मफलर क्या है। कमेंट करें। ग्रीन मफलर एक्चुअल में क्या है, तो ग्रीन मफलर है ध्वनि प्रदूषण को कम करना। ग्रीन मफलर का मतलब होता है ध्वनि प्रदूषण को कम करना। कैसे कर सकते हैं, ग्रीन मफलर अधिक आबादी वाले या ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्र में 4 से 6 पंक्तियों में वृक्षारोपण कर ध्वनि प्रदूषण को कम किया सकता है। यह तकनीक है, पेड़ लगाना है। ओके, याद रखेंगे, ताकि घने पेड़ ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकें, क्योंकि पेड़ ध्वनि को जो है फिल्टर करते हैं और इसे नागरिकों तक पहुंचने से रोकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर इसके बारे में बताया हुआ है। क्वेश्चन है, अनुवांशिकी के आधार पर कौन सा विवाह ठीक नहीं रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा हुआ है। किसी को नहीं पता है तो अभी देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर पहले तो आंसर आपका आएगा, मेल का जो RH फैक्टर है वो प्लस में है और फीमेल का RH फैक्टर नेगेटिव है, तो वह विवाह सही नहीं माना जाता है। अब देखिए क्या होता है, एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से
जिसे RH फैक्टर कहा जाता है। ओके, प्रोटीन है जो RH फैक्टर कहा जाता है। RH फैक्टर का नाम जो है RH फैक्टर का आधार जो है सिरस, क्या है, सिरस या फिर जो है बंदर से है। ओके, बंदर से लिया गया था, याद रखेंगे। इंसानों के ब्लड ग्रुप और RH फैक्टर का पता ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक कार्ल्स लैंडस्टीनर ने किया था। ओके, या उसने ढूंढा था। कार्ल्स लैंडस्टीनर को रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप का जनक भी कहा जाता है। ओके, जो आपका O पॉजिटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, इस प्रकार के जो हैं वो इन्होंने करे थे। लैंडस्टीनर ने 1901 में ब्लड के अलग अलग ग्रुप की खोज करी, AB और O की करी। ओके, सिस्टम के अनुसार ग्रुप ए पर जो एंटीजन A है और B जिस पर एंटीजन B है। ओके, AB जिसमें दोनों एंटीजन A और B हैं, O जो है ग्रुप जिस पर कोई एंटीजन नहीं है। ओके, RH फैक्टर यानी कि सिरस की बात करें, लाल रक्त कोशिकाओं रेड ब्लड सेल की सतह पर पाया जाने वाला एक प्रोटीन होता है। यदि आपके रक्त में यह प्रोटीन है तो आप RH पॉजिटिव हैं, याद रखेंगे। यदि आपके रक्त में यह प्रोटीन उपस्थित है तो आप RH पॉजिटिव हैं। यदि किसी रक्त में प्रोटीन नहीं है तो वह RH नेगेटिव रहेगा। इसी के आधार पर उसका खून जो है या तो प्लस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यदि किसी के रक्त में जो है ये प्रोटीन है तो वह पॉजिटिव होगा, RH पॉजिटिव होगा। नहीं है प्रोटीन तो वह RH नेगेटिव होगा। A प्लस है, B माइनस है, ये इस प्रकार के हैं। ओके, यदि आप देखिएगा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये चार पांच लाइन है, ये इतनी इम्पॉर्टेंट एग्जाम के लिए आपके लिए, इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और जो स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। ओके, अभी देखिए क्या क्या बताने वाला हूँ आप लोगों के लिए। क्या है देखिएगा, यदि महिला RH नेगेटिव हो यानी कि उसमें उसके रक्त में प्रोटीन नहीं हो और बच्चे के पिता RH पॉजिटिव हों तो गर्भवती में विशेष देखभाल की आवश्यकता है। गर्भपात में जो है मतलब गर्भधारण के समय जो है अधिक जो है विशेष जो है देखभाल की जरूरत पड़ती है। यदि महिला RH पॉजिटिव है और पुरुष RH पॉजिटिव है तो कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ओके, अगर यदि महिला RH नेगेटिव है और पुरुष जो है RH नेगेटिव है तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। यदि महिला RH पॉजिटिव है और पुरुष RH नेगेटिव है तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, यानी प्लस और माइनस में कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, अब आपसे बोला गया यदि महिला नेगेटिव है और पुरुष पॉजिटिव है तो बच्चा RH पॉजिटिव या RH नेगेटिव हो सकता है, ये बोला गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बस एक ही चीज़ याद रखेंगे, ये वाला जो पॉइंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, ये वाला जो ऊपर वाला। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन, अपनी भारतीय ट्रॉली बैग को चलाना शुरू आप शुरू करने के लिए आपको उस बल की अपेक्षा अधिक बल लगाना पड़ता है जो चलते हुए ट्रॉली बैग को चलने में लगता है। आपको बताना है ये न्यूटन का कौन सा लॉ है। जैसे मान लीजिए कि आपसे बोला है कि आपको एक चीज़ ऐसे मतलब कि एक चीज़ रखी हुई है, स्थिर चीज़ है एक। ओके, आपने स्थिर चीज़ को खींचा तो ज़्यादा आपको ताकत लगानी पड़ी और आपको थोड़ी बहुत कोई चीज़ गति में थी, क्या थी, गति में थी और आप उसको पकड़कर खींचने लगे तो आपको अधिक जो है बल नहीं लगाना पड़ा। तो ये कौन सा न्यूटन लॉ है? ओके, तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। ओके, जब तक कोई भी चीज़ में बाह्य बल नहीं लगेगा तो वो मोशन में रहेगी, या मोशन में थी तो मोशन में रहेगी। मतलब अगर वाले मोशन में है, अगर आप उसको विपरीत बल लगाओगे तो रुक जाएगी। अगर वो मोशन में नहीं है तो उसमें अगर आप जब तक बल नहीं लगाओगे या ताकत नहीं लगाओगे तब तक वो मोशन में नहीं आएगी। ओके, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। गले की संधि किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? संधि मतलब आपका जो नेक जॉइंट है उसकी बात हो रही है। ओके, तो ये जो है आपका आंसर आएगा धुरान संधि या पिवॉट जॉइंट इसे कहा जाता है। ओके, किस पेड़ के तने में मंद निकालकर खाने वाले साबूदाने का निर्माण किया जाता है? क्वेश्चन है विच सागो इज मेड फ्रॉम द
ट्रंक ऑफ विच ट्री, कमेंट करेंगे। इसका पेड़ का आपको पौधा भी लगा हुआ है, तो आंसर आएगा साइकस इज द करेक्ट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से ध्वनि के बारे में क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं है, कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर जो आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन डी। देखिए पहला ऑप्शन, निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता, बिल्कुल वाइब्रेशन यहाँ पर नहीं है, तो वहाँ पर शक्ति भी नहीं आएगी, यानी पावर जनरेट नहीं होगी, प्लस जो है वैक्यूम में कोई आवाज़ नहीं आएगी, यानी कि स्पेस में कोई आवाज़ नहीं होती है। ओके, वायु में ध्वनि का संचरण एक अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में होता है, बिल्कुल सही है। अलग अलग माध्यमों में ध्वनि का वेग अलग अलग होता है, पानी में थोड़ा धीरा होता है, वायु में थोड़ा और स्लो होता, वायु में उससे थोड़ा तेज होता है, और अगर आप इसको किसी लोहे पर कर दें तो ये बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है। ओके, इसका ट्रांसफर, ध्वनि एक यांत्रिकी तरंग नहीं है। भैया यांत्रिकी तरंग क्यों नहीं है? अगर यांत्रिकी तरंग ध्वनि नहीं होती तो आपको मेरी आवाज़ और जो माइक से जो चीज़ निकल रही है वो यांत्रिकी ध्वनि है। क्या है? यांत्रिकी ध्वनि है। ओके, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े की दोनों बीमारियां बैक्टीरिया रोग से होती हैं, कमेंट करेंगे। बैक्टीरिया रोग से कौन सी दो बीमारियां होती हैं? तो ये आंसर आएगा आपका टाइफाइड और क्षय रोग। ओके, अगला है, टर्बोजेट इंजन का आविष्कार किसने किया? तो टर्बोजेट इंजन का आविष्कार किया था फ्रैंक विटलर ने। ओके, विटकल ने। ओके, अगला है, वर्ग की पदानुक्रम में जब हम जाति से जगत की ओर जाते हैं तब सामान्य अभिलक्षणों की संख्या आपको बतानी है। ये घटती है, संख्या एक ही रहती है, तो क्या होता है भैया? यह घटती है। अगला है, रेयॉन के निर्माण के लिए कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है? द चीफ रॉ मटेरियल यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेयॉन। ओके, तो यह आंसर आएगा सेल्यूलस। ओके, सेल्यूलोज इज द करेक्ट आंसर। एक सोडा वाटर की बोतल ढक्कन के द्वारा बंद है और उसे ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है। बोतल के किस भाग के पास बुलबुले एकत्रित होंगे? तो यह आंसर आएगा ढक्कन के पास में। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित गैसों और उसके मुख्य घटकों के बीच गलत जोड़ी का चयन करना है। निम्नलिखित गैसों और उनके मुख्य घटकों के बीच में गलत जोड़ी बतानी है। तो पहला तो ये देखिए गलत जोड़ी है आपका ऑप्शन डी, प्रोड्यूसर गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। सही क्या है? नेचुरल गैस मीथेन। नेचुरल गैस से क्या बनती है? नेचुरल गैस मतलब नेचुरल गैस में मीथेन होती है, वैसे इतना ध्यान रखेंगे। लिक्विड पेट्रोलियम जो है, लिक्विड पेट्रोलियम ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन होता है। ओके, अब कंप्रेस नेचुरल गैस में मीथेन होता है। ओके, ये सही है, बाकी सब कार्य गलत हैं। ओके, मतलब ये लास्ट वाला गलत था, बाकी सारे सही थे। वर्ल्ड वाइड वेब में बनाया जा गया है था। अच्छा, वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www कब बनाया गया? तो ये बनाया गया था आपका, कब बनाया गया? 1989 में बनाया गया। ओके, अगला क्वेश्चन, तो ये कि वर्ल्ड वाइड वेब 1989 में टिम बर्नर ली के द्वारा बनाया गया था, और इस टिम बर्नर ली और सर ने वैज्ञानिक द्वारा इसको बनाया गया था, सर के वैज्ञानिक द्वारा इसको बनाया गया था, और हालांकि इसे 1982 तक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं कराया गया था, याद रखेंगे। और अगर बात करें हम www.art, ओके, www. ऑडियो और वीडियो फाइलों के संग्रह को संदर्भित करता है जो लिंक और URL द्वारा जुड़े होते हैं। चलिए अगला है, फेसबुक के संस्थापक के जुगरवर्ग विद्यार्थी थे। कहाँ के विद्यार्थी थे? ओके, सभी को पता है फेसबुक आजकल कम होने लगा, कोई दिक्कत नहीं, उन्हें और भी बहुत सारे जो है चीज़ें ढूंढ लें, लेकिन भाई आपको ये बताना ये किस जगह पर पढ़ते थे और इन्होंने ड्रॉप आउट है। ये इनकी कंपनी नहीं है स्टडी, ठीक है, लेकिन फिर भी ये मालिक हैं भाई इतनी बड़ी कंपनी के। तो ये आंसर आएगा भाई साहब, क्या आएगा? हार्डवेयर बोलता हूँ भाई मैं कभी। ओके, 2004 कैम्ब्रिज, ओके, कैम्ब्रिज के रहने वाले, याद रखेंगे, और इन्होंने 2004 में से स्टार्ट किया था। ये बाकी सारी चीज़ें लिखी हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा चलिए आज के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। आप लोगों की ये 1000 की सीरीज़ जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, सॉरी 10,000 की सीट है, 1000 नहीं, 10,000 की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट हो चुकी है, और इसकी वीडियो या इसकी PDF जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करेंगे हमारे लिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर भी करिएगा,
और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।